महताब हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है वीरान हवेली। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अरे साहब, आप इस हवेली में क्यों आ गए? क्योंकि ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी है। कहा जाता है कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जो किसी को भी हवेली में आने नहीं देती। जो कोई भी हवेली में आने की कोशिश करता है, दूसरे दिन उसकी लाश इस हवेली के बाहर दिखाई देती है। रत्नाकर बहुत दूर से अपनी गाड़ी में बैठकर इस हवेली में आया था, लेकिन ये क्या, हवेली के बाहर तो कुछ लोगों का कहना था कि ये हवेली भूतिया हवेली है। खैर, रत्नाकर ने अपने नौकर भीमा की बात नहीं सुनी और वह भीमा से कहता रहा, अरे भीमा, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये तो बस अपने मन का वहम होता है। और इतना कहते ही वह अपनी पत्नी शिवानी और अपनी बेटी जानवी को लेकर उस भूतिया हवेली के अंदर चला जाता है। ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। इसमें लगे सभी उपकरण और सामान धूल मिट्टी की गर्दा में समा गए थे। रत्नाकर ने अपने नौकर भीमा से कहा, मुझे ये हवेली हर हाल में साफ सुथरी चाहिए, कैसे भी करके इसकी सफाई शुरू कर दी जाए। भीमा मरता क्या ना करता, अपने मालिक की बात को सुनकर तुरंत इस हवेली की सफाई करने के लिए हामी भर दी। भीमा हवेली के कई कमरों में लटकते हुए जालों को देखकर संकोच कर रहा था कि आखिरकार मालिक को इस हवेली में रहने के लिए विचार कैसे आ गया। ये हवेली तो काफी समय से बंद पड़ी है। इस हवेली में मकड़ी के जाले और गंदगी बहुत ज्यादा है। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। खैर, भीमा ने डरते हुए हवेली को साफ करना शुरू करवा दिया। 2 दिन में हवेली चमक गई, लेकिन उस हवेली में एक ऐसा कमरा था जो कई सालों से बंद पड़ा था। जब रत्नाकर ने उस कमरे की तरफ निगाह करी तो वह एकदम से ही भीमा के ऊपर भड़क गया और बोला, भीमा, तुमने पूरी हवेली साफ करने का वादा किया था, पर यह कमरा, इसमें तो अभी भी ताला लगा हुआ है। इसको क्यों नहीं खुलवाया और साफ क्यों नहीं किया? इतने में भीमा कहता है, अरे साहब, इस कमरे से आप दूर रहें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कमरे में ही तो वह भूतनी रहती है। मैं इस कमरे का ताला नहीं खोलूंगा और ना ही कमरे को कभी साफ करूंगा। अगर आप मुझे जान से भी मार देंगे तब भी मैं इस कमरे को नहीं खोलूंगा। खैर, रत्नाकर ने उस कमरे को ना खोलना ही बेहतर समझा और सभी लोग अपने अपने कमरे में रात में सोने के लिए चले जाते हैं। रत्नाकर ऊपर बने हुए कमरे में चला जाता है और शिवानी और जानवी ये दोनों बगल वाले कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसी रात के 12 बजे का समय होगा कि अचानक जानवी को नीचे जो कमरा बंद था उसमें से किसी औरत के गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी जानवी तुरंत जाग जाती है और वह सीधे नीचे उस कमरे की तरफ जाने लगती है। पर उससे हैरानी यहाँ होती है कि ये कमरा तो बंद है, फिर इसके अंदर किसी औरत के गाना गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह जैसे ही कमरे के गेट पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि तभी अचानक आवाज़ बंद हो जाती है और पीछे से नौकर आकर जानवी से कहता है कि बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जानवी ने जैसे ही भीमा काका की आवाज़ सुनी वो एकदम सिहर सी जाती है और जैसे ही भीमा काका से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी भीमा उससे कहता है कि तुम्हें इस कमरे के आगे नहीं आना चाहिए था। वह चुड़ैल इसी कमरे में रहती है। तभी जानवी कहती है कि मुझे किसी के गाना गाने की आवाज़ आ रही थी और मैं इसीलिए नीचे चली आई। तभी भीमा उसे डांटते हुए बोलता है, नहीं, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ और ऊपर अपने कमरे में जाओ। जानवी डरी हुई और सहमी हुई अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन वह मन ही मन ये सोचती रहती है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है और कौन थी वो औरत जिसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। मैं इसका पता लगा कर रहूँगी। उस रात जानवी सही से सो नहीं पाती। उसे सपने में वही कमरा दिखाई देता है। वह देखती है कि जानवी उस कमरे में जाती है तो कमरा पूरा सफ़ेद धुंध से भर जाता है। जानवी को धुंध की वजह से उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वह पास जाकर देखती है कि दीवार पर टंगी हुई बड़ी सी फोटो और उस फोटो में एक औरत की तस्वीर बनी हुई है। तभी उस औरत की आंखों से खून निकल रहा होता है। वह ये दृश्य देखकर डर जाती है और तुरंत चीखती हुई उठ बैठती है। उसके बगल में उसकी माँ सो रही थी कि तभी अचानक उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और वह उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतना चिल्लाकर क्यों बैठी हो? इतना पूछने पर जानवी बताती है कि मैंने उस कमरे के अंदर बहुत ही डरावना दृश्य देख लिया था। उसे देखकर मैं चिल्लाकर बैठ गई। मैंने देखा कि दीवार पर टंगी हुई फोटो अपने आप एक भयानक मुस्कान दे रही थी और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। जब ये बात सब लोगों को पता चलती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खास तौर से उसके पिता को अब शक होने लगता है कि जरूर इस कमरे में कुछ है। वह भीमा से कहते हैं कि इस कमरे को खोला जाए
और अंदर क्या है ये देखा जाए। भीमा अपनी बात को रखते हुए मालिक से कहता है, अरे साहब, ये तो बिटिया का कोई सपना है और ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। आप बेकार में इस कमरे को खुलवा रहे हो। तभी रत्नाकर कहता है कि आखिर तुम इस कमरे को खोलने के लिए मना क्यों कर रहे हो? कहीं उस औरत के मर्डर में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? भीमा कहता है, अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर कौन औरत? मैंने इस औरत को नहीं मारा और ना ही मेरा इस मर्डर में कोई हाथ है। तभी रत्नाकर कहता है कि इस गेट को अभी और इसी वक्त खोला जाए। इतना कहते ही भीमा ने उस कमरे का भी ताला खोल दिया। जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है, सबको हल्की सी ठंड सी महसूस होती है, जैसे मानो किसी बर्फीले इलाके पर आ गए हैं। और अंदर जाते ही अजीब सी सिरन पैदा होती है। कमरे में चारों तरफ धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले बिखरे पड़े थे। और जैसा कि जानवी ने बताया था कि दीवार पर एक फ़ोटो टंगी है, तो वैसी ही एक फ़ोटो वहाँ पर टंगी हुई थी। रत्नाकर ने भीमा को कहा, इस कमरे की सफाई करनी चाहिए और इस फोटो को एक अच्छी सी जगह पर लगा देना चाहिए। लेकिन रत्नाकर को ये नहीं पता था कि फोटो को अपनी जगह से हटाकर वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। रत्नाकर मरता क्या ना करता, उसने अपने मालिक की बात को दोबारा मानने के लिए स्वीकार कर लिया। हालांकि भीमा जानता था कि इस फोटो को यहाँ से हटाना मुसीबत को चुनौती देने के बराबर है। लेकिन भीमा ने ना आँव देखा ना ताव देखा, उस फोटो को हटाकर नीचे आंगन में टांग दिया। लेकिन वह फोटो बहुत ही अजीब थी। उस फोटो को कोई भी देखता तो ऐसा लगता था कि ये फोटो उसको घूर रही है। कभी कभी उस फोटो की आंखें देखने में ऐसा लगता था जैसे ये कोई जिंदा फोटो है। अभी सभी लोग निकल ही रहे होते हैं कि तभी रत्नाकर की बेटी जानवी के पीछे कोई चीज इतनी तेजी से निकल कर गई, जैसे मानो कोई हवा का झोंका जानवी के पीछे से निकल गया हो। जानवी एकदम से पीछे पलट कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। ऐसे में जानवी की माँ उससे कहती है कि क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे चौंक क्यों गई हो? तो उसने बोला, माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई निकल कर गया हो, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसे में रत्नाकर कहता है, अरे बेटी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, शायद तुम्हें कोई वहम होगा। सभी लोग उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं कि तभी बाहर गेट पर एक दस्तक हो। तो जैसे ही भीमा गेट खोलता है तो उसे एक बुढ़िया बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है, जो हम सबको देखकर कहती है कि इससे कोई भी बाहर बचकर नहीं जा पाएगा, आप सबकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर एक बुरी सी स्माइल देकर हंसने लगती है। तभी रत्नाकर भीमा से कहता है कि अरे भीमा, ये कौन बुढ़िया है, हम लोगों को मरने मारने की धमकियां दे रही है। तब भीमा कहता है कि अरे नहीं साहब, ये तो ऐसे ही पागल बुढ़िया है, घूमती घामती आ गई होगी यहाँ पर। इतना कहकर रत्नाकर उस हवेली से किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाते ही जैसे ही वह सड़क पार करता है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा ट्रक उसके जस्ट सामने से निकल जाता है। रत्नाकर तुरंत पीछे हट जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और यही सोचता है कि मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो आज ऊपर पहुंच जाता। लेकिन रत्नाकर ये नहीं जानता था कि उसके ऊपर ये मुसीबत क्यों आई है। इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है और वह ये है कि उसने उस कमरे से बड़ी वाली फोटो को बाहर निकलवा दिया, जिसकी वजह से अब उसके पूरे परिवार पर मौत के बादल मंडराने लगे थे। उसी रात रत्नाकर की बेटी जानवी उस कमरे में जाती है। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पायल पहनकर उसके पीछे चल रहा हो, क्योंकि जानवी को पायल की आवाज सुनाई पड़ रही थी। जानवी बहुत डर जाती है और भागती हुई अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इधर भीमा काका को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी भीमा काका उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद होता है। तभी वह पीछे पलटकर देखते हैं तो एक औरत लंबे बालों वाली उनके सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, आधा चेहरा बालों से ढका है, लेकिन आधा चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। भीमा काका उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। वह लंबे बालों वाली औरत अपने दोनों हाथ आगे करती हुई भीमा काका के गले को पकड़ती है और उनसे कहती है, तूने इस कमरे का दरवाजा कैसे खोला, अब तू नहीं बचेगा। और पल भर में ही वह भीमा काका की गर्दन मरोड़ देती है। एक दर्दनाक चीख के साथ भीमा काका वहां पर गिरकर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देते हैं और वह आत्मा पल भर में वहां से गायब हो जाती है। भीमा काका की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य भीमा काका के पास आते हैं तो देखते हैं कि भीमा काका वहां पर मरे पड़े हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि भीमा काका के साथ क्या हुआ है। इधर भीमा काका की मौत का शौक पूरे परिवार के ऊपर देखने को मिलता है। हर कोई दुखी है, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा कि भीमा काका की मौत कैसे हो गई। उसी रात जानवी को वही औरत हवेली के बाहर भटकती हुई दिखाई देती है।
लेकिन देखते ही देखते वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है और उसके तुरंत बाद उसी कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जानवी फिर से उस कमरे के पास जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता। वह कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है, लेकिन देखते ही देखते वहां पर एक सफेद साया जानवी पर हमला कर देता है और उसके 1 मिनट बाद ही जानवी वहां बेहोश हो जाती है। सुबह सबकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि जानवी उस कमरे में बेहोश पड़ी है, लेकिन इस बार वह जानवी पहले वाली जानवी नहीं होती। वह आत्मा जानवी के शरीर में घुस जाती है और जानवी कुछ अलग ही तरीके से व्यवहार करती है, लेकिन उसके माँ बाप ये बात नहीं जानते। एक रात जानवी अपनी माँ के साथ सो रही थी कि अचानक जानवी उठकर बैठ जाती है और अचानक ही अपने आप से बातें करने लगती है और वह इस तरह से बात करती है जैसे मानो उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो। इतने में ही उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि जानवी अकेले में किसी से बातें कर रही है। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत डर जाती है और जानवी से पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही हो। शिवानी बहुत ज्यादा परेशान थी और वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। इससे पहले तो जानवी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वह रात में उठकर क्या बातें करती है। इस पर जानवी की माँ कैसे न कैसे करके एक तांत्रिक को ढूंढ कर लाती है और उस पूरी हवेली में निरीक्षण करवाती है। तांत्रिक जैसे ही हवेली में प्रवेश करता है उसे जोर से एक करंट सा लगता है। तांत्रिक आंखें बंद करके अपनी सिद्धियों से जान लेता है कि इस हवेली में किस भूतिया आत्मा का साया मंडरा रहा है और वह ये भी जान जाता है कि वह आत्मा जानवी के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। तांत्रिक जानवी की माँ से कहता है ये कमरा काफी सालों से बंद था। इस कमरे को मंत्र के द्वारा बंद किया गया था ताकि इस कमरे में बंद आत्मा बाहर ना आ सके, लेकिन आप लोगों ने इस कमरे को खोलकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। साथ ही साथ इस कमरे में लगी हुई पेंटिंग जिसमें उस औरत की फोटो लगी हुई थी उसको बाहर निकलवा दिया, जिसकी वजह से वह आत्मा इतनी ज्यादा भड़क गई है और आप सबके लिए संकट का रास्ता बन रही है, जिसकी वजह से आज जानवी की ये हालत हो गई है। जानवी की माँ तांत्रिक से पूछती है कि ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये आत्मा आखिर क्या चाह रही है और इस आत्मा को इस कमरे में बंद क्यों किया गया था। तांत्रिक एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि इस आत्मा का राज तो ये आत्मा खुद ही बताएगी। अब तांत्रिक उस हवेली में आत्मा को बुलाने की तैयारी शुरू कर देता है। वह सफेद आटे का एक गोला बनाता है और उस गोले के अंदर कुछ लकड़ियां रखता है और एक हवन कुंड रखता है और कुछ सिंदूर रखकर एक तरफ जानवी को बिठाता है और एक तरफ खुद बैठता है। अब वह ये हवन कुंड में लकड़ियां रखकर आग लगा देता है और अपने हाथ में सिंदूर लेकर जानवी के ऊपर उतारता है और सिंदूर को जलते हुए हवन कुंड में झोंक देता है। जैसे ही सिंदूर हवन कुंड में गिरता है जानवी एकदम से तड़पने लगती है क्योंकि उसके अंदर की आत्मा जाग जाती है और वह ये नहीं चाहती कि कोई तांत्रिक उसके ऊपर मंत्र फूके। तांत्रिक अपने मंत्र बोलता जाता है और साथ में जानवी के अंदर घुसी हुई आत्मा से पूछता है कि तू कौन है और यहाँ पर कैसे कैद हो गई। पहले तो आत्मा उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप जानवी को तड़पाती रहती है। कभी जानवी अपने नाखूनों से अपने गले को खरोचती है तो कभी अपने बालों को जोर जोर से हिलाने लगती है। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आगे आ जाते हैं और चारों तरफ बिखर जाते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। वहाँ का मंजर बहुत भयानक हो जाता है जिसे देखकर कोई भी डर जाए और एक अजीब सी आवाज़ निकालती है, मैं सबको मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जानवी की माँ ये दृश्य देखकर भयभीत हो जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी को किसकी नज़र लग गई जिसकी वजह से ये हाल हो गया है। इस पर तांत्रिक जानवी के अंदर घुसी हुई आत्मा से कहता है कि तुम जानवी के अंदर क्यों घुसी हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम इतनी गुस्सा हो रही हो और सबको मारने की धमकियां दे रही हो। तांत्रिक के सवालों का जवाब आत्मा अभी नहीं देती। वह जानवी को तड़पाती रहती है। कभी जानवी अपने नाखूनों को फर्श पर रगड़ती है तो कभी आटे से बने हुए घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस पर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वह अपने झोले से कुछ निकालता है और उसे मुट्ठी में लेकर मंत्र फूंक कर जानवी के ऊपर डालता है। ऐसा करने से आत्मा तड़पने लगती है और अपनी आप बीती बताने लगती है। आत्मा बताती है कि आज से कुछ साल पहले मैं और मेरा पति इस हवेली में बड़े अच्छे से दिन बिता रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा पति काम पर निकल जाता था और मैं यहाँ हवेली में अकेले रहती थी। मेरा पति काम बहुत मेहनत से करता लेकिन बरकत नहीं हो रही थी। इस वजह से मैंने उनके चले जाने पर एक तांत्रिक को बुलवाया करती थी जो मुझे क्रियाविधि बताया करता था ताकि हमारी जिंदगी में बरकत होने लग जाए। मगर उस तांत्रिक ने मुझे एक चेतावनी दी थी कि यदि मैंने इन मंत्रों का गलत उपचार किया तो इसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है।
परंतु मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उस तांत्रिक से कई सारी ऐसी तंत्र मंत्र की विद्या सीख ली थी जिसको करने से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजार सकता था। पर एक दिन मेरे पति ने मुझे तंत्र मंत्र की ये विद्या करते हुए देख लिया। उनको ये लगा कि मैं ये विद्या किसी गलत काम के लिए कर रही हूँ और अंत में हम दोनों में काफ़ी कलेश होने लगे। वे मुझ पर शक करने लगे और मुझे मारने और पीटने लगे, यहाँ तक कि मुझे कमरे में कई कई दिनों तक के लिए बंद कर दिया करते थे। मुझे जो तांत्रिक विद्या सिखाता था मौके पर उसकी भी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वरना वह तांत्रिक मेरे पति को समझाता और बताता कि ये विद्या मैं क्यों करती हूँ, परंतु उसके मर जाने की वजह से कोई भी बताने वाला नहीं था जो मेरे पति को ये समझा सके कि ये विद्या मैं किसी गलत काम के लिए नहीं कर रही थी। लेकिन एक रात मेरे सो जाने के बाद मेरे पति ने उस कमरे में जाकर देखना चाहा कि मैं यहाँ पर क्या क्या करती हूँ। उन्होंने वहाँ जाकर जो कुछ भी देखा उसे देखकर वे हक्का बक्का रह गए। वहाँ एक किताब रखी हुई थी और उस किताब में कई सारे मंत्र लिखे हुए थे। उनमें से बहुत से अच्छे मंत्र थे और बहुत से गलत, जिनका गलत प्रयोग किया जा सकता था। उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे और उन गलत मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन गलत मंत्रों के पढ़ने से मेरे पति वहीं पर तुरंत के तुरंत बेहोश हो गए। जब मेरी सुबह आंख खुली तब मैंने देखा कि वह उसी कमरे में बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। देखते ही देखते मेरे पति की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि उनकी मौत हो गई। मुझे इसका इतना गहरा सदमा लगा। मैंने अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए उस किताब में से मंत्र का सहारा लेना चाहा, परंतु अब वह मंत्र कोई असर नहीं कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि उस कमरे में कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। उनमें से कुछ आत्माएं दीवार पर मेरी टंगी हुई फोटो के इर्द गिर्द घूम रही थी और तभी उन आत्माओं ने मुझे पकड़ा और मुझे फोटो के अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए इस फोटो में कैद हो गई। आत्मा की कहानी सुनकर अब उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों से जानवी के शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आत्मा जानवी के शरीर को नहीं छोड़ रही थी। तांत्रिक समझ गया था कि इस आत्मा का तोड़ क्या है। उसने दीवार पर टंगी हुई फोटो को देखकर थोड़ा चकित होकर जानवी की माँ से बोला कि यदि हम इस फोटो को हमेशा के लिए जला दें तो ये आत्मा यहाँ से मुक्त हो जाएगी। पर इस काम को करने में बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा कौन लेगा, क्योंकि वह आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इसलिए जानवी की माँ अपनी लड़की को बचाने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में जाने के लिए स्वीकार कर लिया और वह बोलती है कि ये काम मैं पूरा करूंगी। तब तांत्रिक ने फोटो को जलाने की पूरी विधि बताई। उसने कहा ये काम रात के 12 बजे ही करना होगा। फोटो को हवेली में नहीं जलाना। मैं आप सबको बताता हूँ कि ये फोटो कहाँ पर जलानी है। तब तांत्रिक ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक मंदिर बना है और उस मंदिर के सामने एक गुफा है। हमें ये फोटो उसी गुफा में ले जाकर जलानी होगी ताकि आत्मा उस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि गुफा के सामने मंदिर बना हुआ है जो इस आत्मा से हमारी रक्षा करेगा। उसी रात के 12 बज चुके थे। अब ये सभी लोग फोटो को लेकर उस मंदिर के सामने वाली गुफा के पास चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवी की माँ फोटो को लेकर मंदिर के सामने वाली गुफा में अंदर चली जाती है और इधर तांत्रिक जानवी को पकड़कर मंदिर के सामने ले आता है। आत्मा जैसे ही मंदिर के सामने आती है वह फड़फड़ाने लगती है और सबके ऊपर हमला करने लगती है। पहली बात तो ये कि जानवी मंदिर के अंदर जाने के लिए मना करती है और बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। तांत्रिक अपने मंत्रों से जानवी के ऊपर हाथ रख देता है, जिससे जानवी वहीं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इधर जानवी की माँ फोटो को जलाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी जानवी को होश आने लगता है और वह बहुत तेजी के साथ चिल्लाने लगती है। उसके अंदर की आत्मा फिर से जाग जाती है, क्योंकि इधर उसकी फोटो को उसकी माँ जला रही थी। इधर तांत्रिक उस आत्मा को गुफा के अंदर जाने से रोकता है, अपने मंत्रों से आत्मा को कमजोर करता है और इधर जानवी की माँ फोटो में आग लगा देती है। फोटो में जैसे ही आग लगती है, इधर जानवी के शरीर से आत्मा बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। ये मंजर बहुत भयानक था। जानवी के मुंह से आत्मा धुआं बनकर बाहर निकल जाती है और अब जानवी पहले की तरह निर्मल हो गई थी। इस तरह से जानवी के पिताजी को समझ आ गया था कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं और इस तरह से अगली सुबह होती है। जानवी और उसके माँ और पिता हमेशा के लिए ये हवेली छोड़ और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें।